हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारी हीरोइन याओ तो खिड़की के रास्ते रूम के अंदर आ जाती है और बोलती है इस रूम में वो घटिया मैन रहता है जिसे मैं खोजते हुए यहाँ पर आई हूँ। ये रूम कितना ज़्यादा महंगा है, पता नहीं इसके कितने पैसे लगते होंगे। वैसे मुझे तो प्यास लगी है। और यहाँ पर वो तो ग्लास में पानी देखती है और उसे पी जाती है। तभी हम दूसरे रूम में तो फूफान को देखते हैं जो कि अपनी माला को लेता है और वॉइस को सुनते हुए बाहर आता है। और याओ सोचती मुझे इतना हॉट फील क्यों हो रहा है। और तभी रूम में तो फू आ जाता है और कहता है क्या हो रहा है। अब उसे देखते ही याओ तो डर जाती है और गिरने वाली होती है कि तभी फूफान उसे पकड़ लेता है और पूछता है बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो। तो वो कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें खोजने आई थी, पर पता नहीं मैं इतनी अनकंफर्टेबल फील क्यों कर रही हूँ। और तभी वो तो उसके गले पर फूलों के बर्थ मार्क को देखता है और तभी दादी की फ़ोन की बात याद करता है। कहती कि मैं तुम्हारे लिए तो फूलों के बर्थ मार्क वाले लड़की को खोज लिया है और मैं इसे अस्पताल तुमसे मिलने के लिए भेज रही हूँ। और वो सोचता है इसका मतलब ग्रैंडमा ने इसे भेजा है मेरे पास, तो मेरे अट्रैक्शन को पाने के लिए लड़की यहाँ पर नाटक कर रही है। अब यहाँ पर तो लो मेडिसिन का असर हो जाता है। वो कहती है आपके हाथ कितने कूल है ना, काफ़ी कंफर्टेबल है। और वो तो फूफान को किस कर देती है और वो तो हैरान हो जाता है। कहता है क्या तुम पागल हो। वो कहती है नहीं तो, पर तुम्हारे बिना लगता है ना पागल हो जाऊंगी। क्या तुम मुझे एक किस नहीं दे सकते। अब उसे देखकर फूफान भी अपने कंट्रोल को तो खो देता है। कहता है तुम मुझे अब ब्लेम मत करना। और यहाँ पर वो तो याओ को किस करता है। अब दोनों यहाँ पर तो नाइट स्पेंड करते हैं। और फिर कुछ घंटे बाद जहाँ पर याओ जग जाती है और सोचती मुझे यहाँ पर तो बस अपनी मोतियों की माला को लेना था, पर देखो ना मैंने इसके साथ में क्या क्या कर लिया। एक काम करे तो इसके हाथों में से माला को मैं निकाल लेती हूँ और यहाँ से भाग जाऊंगी, उसे पता नहीं चलेगा। और चुपके से फूफान के पास जाती और यहाँ रूम के बाहर तो युतांग आई होती है और सोचती टाइम के हिसाब से तो फूफान पर मेडिसिन का असर हो चुका होगा। आज तो मैं उसे अपने प्यार में फंसाई लूंगी। और रूम के पास जाती है जहाँ पर वो तो याओ को देखती है और काफी गुस्सा होती है। कहती इसने मेरे पूरे प्लान को तो बर्बाद कर दिया। अब यहाँ पर याओ तो माला को लेकर भाग रही होती है कि तभी फूफान को होश आता है, चिल्लाता है रुको। अब वो सुनते युतांग तो दरवाजा बंद कर देती है और यहाँ याओ तो पर बत्ती सी दिखाती कहती मानते कि मैंने तुम्हारा फायदा उठाया है, बट डोंट वरी मैं घर जाती हूँ और एक बास्केट भर के मैं तुम्हारे लिए ना अंडे लेकर आ जाऊंगी। उसे खाने के बाद तुम्हें पावर्स तो मिल जाएंगी। और जाती है कि वो कहता है रुको और उसके हाथों में से माला को निकालता है। कहता है मेरी चीज है तुम्हारी नहीं, इसे लेकर कहाँ भाग रही हो। तो वो कहती है ये यांग के मोती तो मेरे और ये मेरे पापा की खानदानी निशानी है और ये मेरी है, इसे वापस करो। तो वो कहता नाटक मत करो, मुझे पता कि दादी ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। तो याओ कहते अभी नाटक कैसा, मैं कोई नाटक यहाँ नहीं कर रही, मुझे इसे वापस करो। मुझे अपनी माँ की सर्जरी करवानी है और मुझे पैसों की जरूरत है। और वैसे भी ये तो मेरा है ना, मेरे पापा का है जिसे झाओ ने चुरा लिया था। क्या फूफान तो माला को पकड़े होता है। तो वो कहते ठीक है तुम इसके बदले मुझे 50,000 रुपए दे सकते हो। और वो तो हैरान होता है। कहता तुम मेरे पास पैसों के लिए आई हो। तो याओ कहती है पैसे नहीं देने तो ठीक है, मुझे माला वापस करो। और उसे खींचती की तभी माला तो टूट के गिर जाती है। अब सारे मोतियाँ बिखर जाते हैं। वो तो रोती कहती क्या आप पागल हो चुके हो, मेरी माँ को बचाने का ये तो आखिरी रास्ता था। और रोते वो तो मोतियों को उठाती है। तो फैन कहता है टूट गया तो टूट गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इस कार्ड में 10 मिलियन है और पैसे मैं तुम्हें कंपनसेशन के तौर पे दे रहा हूँ। तुमने मुझे बचाया है इसलिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। इस पैसों को लो और निकल जाओ यहाँ से। अब वो सोचती माँ के इलाज के लिए मुझे पैसे तो चाहिए ना। और कहती मुझे नहीं पता कि आप किस एक्टिंग की बातें कर रहे हो, पर मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए बस 50,000 रुपये चाहिए, बाकी के पैसे मैं आपको वापस कर दूंगी। और वो कार्ड को लेकर रूम से बाहर जाती है जहाँ बाहर युतांग उसे रोक लेती है और कहती फूफान के कार्ड को वापस करो। तो याओ कहती मैं क्यों दूँ। तो युतांग कहती क्योंकि मैं फूफान की होने वाली वाइफ हूँ, मैं उसकी फियांसे हूँ। तो याओ सोचती है भगवान मैंने क्या किया, फूफान की शादी होने वाली है और मैंने उसका फायदा उठा लिया। तो युतांग कहती तुम्हें क्या लगता है कि फूफान ने तुम्हें पैसे खर्च करने के लिए दिए हैं। मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम जब इस पैसों को यूज करोगी ना वो तुम पर पैसे वसूली का केस कर देगा और फिर तुम जेल पहुंच जाओगी। आफ्टर ऑल तुमने उसका फायदा उठाया है ना। फिर तुम्हारी माँ का क्या होगा। यहाँ पर वो तो याओ को डराती है। उसने पहले सारी बातें सुनी होती है कि याओ यहाँ पर रोती है, कार्ड को फेंकते हुए कहती है तुम अमीर पर्सन ना बहुत ही झूठे होते हो और दिल के बहुत ही बुरे होते हो। वहाँ से वो तो चली जाती है। तांग तो कार्ड को लेती है और कहती इस गाँव की लड़की को फूल बनाना कितना आसान था।
अब से वो फैमिली का सप्लीमेंट्री कार्ड तो मेरा हो चुका है, जितना चाहे उतने पैसे मैं खर्च कर सकती हूँ। और तभी से तो फूफैन की दादी का फ़ोन आता है, कहती बताओ क्या तुम मेरे पोते से मिली? तो वो सोचती क्यों ना मैं नाटक को कंटिन्यू करूँ, मेरी बात उसे दादी मानी जाएगी और मेरी फूफैन की शादी करवा देगी। अब शादी के बाद फूफैन को पता चला कि मैं झूठी हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। और कहती दादी फूफैन मुझसे तो बहुत ही ज़्यादा खुश है, मैंने उसे सेटिस्फाई तो कर दिया है और हाँ, उसके बॉडी से पॉइजन भी ख़त्म हो चुका है। तभी सुनकर दादी बहुत ही खुश होती है और फूफैन और युतांग की शादी की बातें करती हैं। तभी फुसियान कहती कि भैया तो 30 सालों से सिंगल है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो शादी के लिए मान जाएंगे, मैं तो बहुत ही जल्दी बुआ बनने वाली हूँ। अभी दादी भी बहुत ही खुश होती कि वो तो परदादी बनने वाली है। और यहाँ तो उदास होकर घर आती हैं, जहाँ हम उसकी माँ को देखते हैं जिनकी दिमागी हालत तो ठीक नहीं है। उन्हें होश में देखकर याओ बहुत ही खुश होती है, तो वो कहती है तुम हो कौन? तब याओ कहते आंटी माँ को क्या हुआ? तो वो कहते डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी माँ की दिमागी हालत बीमारी की वजह से खराब हो चुकी है, वो कंफ्यूज है, तुम्हें पहचान नहीं पा रही, तुम्हें जल्द इनकी सर्जरी करवानी होगी वरना हालत तो और भी खराब हो जाएंगे। अब यहाँ वो तो अपनी माँ की हालत को देखकर रोती है कि माँ कहती तुम रोना बंद करो। वो कहती क्या माँ आपने मुझे पहचान लिया? और यहाँ पर खुश होती कहती कोई बात नहीं, उस समय मैंने धोखा दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, मैं खुद के पैसे कमा सकती हूँ ना, मैं आपको तो ठीक कर दूँगी। और फिर ऑफिस में फूफैन तो काम कर रहा होता है और उसे याओ की बातें याद आती कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही, मुझे तो बस 50,000 रुपये चाहिए। और वो सोचता है उसकी सारी बातें तो सच्ची लग रही थी, वो एक्टिंग नहीं कर रही थी। और तभी वहाँ उसका भाई फूमिंग आता है और कहता है भैया मैंने उस लड़की के बारे में सारी बातें पता कर ली हैं। अब वो तो फाइल्स को पढ़ता है और यहाँ पर युतांग तो शॉपिंग मॉल में आई होती है, जहाँ पर वो ढेर सारे शॉपिंग कर लेती है। सारे महंगे बिल के ट्रांजैक्शन का मैसेज तो फूफैन के फ़ोन पर जाता है और फूमिंग तो पढ़ता है, कहते कमाल है उस लड़की ने एक दिन में ही 3 मिलियन खर्च कर दिए। और फूफैन तो गुस्सा होता है, कहता है उसने कहा था कि उसे माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए पर वो झूठी तो शॉपिंग कर रही है, मैं भी कितना फूल हूँ ना उसकी बातों में आ गया। और बिना पढ़े फाइल को वो तो फेंक देता है। तो फूमिंग कहता है भैया मुझे लगा था कि आप उसे पसंद करते हो, एक बार फाइल को पढ़ तो लेते। तो वो गुस्से में कहता है उसका नाम आज के बाद मत लेना, वो 1 नंबर की झूठी है। फिर सीन कुछ हफ्ते बाद का, जहाँ पर यहाँ तो नूडल्स बना रही होती सड़क किनारे, जहाँ पर वो अपने स्टॉल को लगाती है। अब उसे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए होते हैं और साथ में अपनी माँ की भी केयर करती है। कहती माँ इसे खा लो, तो वो कहते तुम इसे खाओ पहले। तो याओ यहाँ पर खाने की जिद करती और खाने की स्मेल से यहाँ पर याओ को तो उल्टी की फीलिंग आती है और वो अपने आप को तो चेक करती है और सोचती कहीं मैं माँ तो नहीं बनने वाली। और यहाँ सीन वो फैमिली का, जहाँ दादी कहती कि तुम्हारी हेल्थ तो पहले से काफ़ी ठीक है, अब तुम्हारी शादी के बारे में क्या? और शादी की वो तो बातें करती है। तो वो फैन कहता है मैं उस छोटी और पैसों की लालची पर्सन से शादी क्यों करूं? तो दादी कहती है तंग उस टाइप की पर्सन तो नहीं है, और वैसे भी तुम उसके साथ में सोए तो हो ना, तो फिर तुम्हें उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। तो वो कहते दादी मैंने उसे पैसे तो दिए हैं ना इसके बदले, और आप मुझे बताओ वो गांव की लड़की आपको कहाँ मिली? और उसने इतनी अच्छी एक्टिंग की कि मैं तो उसकी बातों में ही आ गया। दादी तो हैरान हो जाती, कहती गाँव की लड़की नहीं तो यू तंग तो यू फैमिली की बेटी है। तभी फुसियान कहती हाँ ये देखो आप इसी से मिले थे ना। अब वो तो फोटो को देखता है, कहते पर्सन तो वो नहीं है, वो कोई और ही लड़की थी। और यहाँ से न्याओ का उसे पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है और बेबी को तो 4 हफ्ते हो चुके हैं। वो सोचती मैं क्या करूँ, ये बच्चा मैं रखूँ कि ना रखूँ। तभी अस्पताल के बाहर वो तो युतांग से टकरा जाती और वो तो याओ की रिपोर्ट को पढ़ लेती। कहती क्या तुम माँ बनने वाली को रिपोर्ट को छीन लेती है? कहती नहीं तो, और वहाँ से भाग जाती है। अब युतांग तो गुस्सा होती, सोचती बच्चा इस दुनिया में आया तो मिफू फैमिली की बहू कैसे बनूंगी। और वो यहाँ पर गुंडे को तो फ़ोन करती है। और यहाँ से फू फैमिली का फुसिया तो बहुत ही गुस्सा होती, कहती युतांग ने तो हम सबको धोखा दिया, उसने हमसे झूठ कहा। तो दादी कहती उसे हम तो बाद में देखेंगे, फूफैन बताओ कि हमारी बहू कहाँ पर है। तो वो कहते दादी मुझे नहीं पता, मैंने उसे पैसे देकर तो भगा दिया। सब हैरान हो जाते, कहते ऐसे कैसे, उसने तुम्हारी जान बचाई है। ऐसा होती फू पे और याओ को खोजने की बातें करती। तो वो कहते दादी डोंट वरी मैं उसे खोज ही लूंगा। और बॉडीगार्ड्स को यहाँ पर तो ऑर्डर देता है और फुमिंग को भी साथ में चलने के लिए कहता है। और यहाँ सीन होता है याओ के घर का, जहाँ वो तो अपनी माँ के साथ होती है, रोती कहती माँ मैं क्या करूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा मैं खोना तो नहीं चाहती, पर मैं इसे कैसे रख सकती हूँ। तो यहाँ माँ कहती है याओ तुम रोना बंद करो, ये बच्चा हम रख सकते हैं। वो कहती माँ सच्ची हम रख सकते हैं? तो माँ यहाँ पर कहती हाँ। खुश होती कि बेबी आने वाला है कि तभी घर में तो गुंडा झाव आ जाता है। तभी यहाँ किसी में कहती झाव तुमने मेरी फैमिली के खानदानी मालों को चुरा लिया, अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो झाव कहता है
तुमने रिच पर्सन से पंगा लिया है, ऑफकोर्स तुम्हें उसकी प्राइस पे करनी पड़ेगी ना। और यहाँ पर सब तो या को किडनैप कर लेते हैं। और फिर कुछ टाइम बाद जाफू फैमिली तो या को खोजते हुए उसके घर आ जाती हैं, जहाँ घर में तो कोई होता नहीं है। और फूफैन तो फोरेंसिक रिपोर्ट को देखता है याओ की और कहते हैं बच्चा तो मेरा है। कहता है फुमिंग से जल्दी करो, हमें याओ को खोजना होगा। और यहाँ से इनवेयर हाउस का जहाँ याओ कहती जो करना है मेरे साथ करो, मेरी माँ को यहाँ से जाने दो, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो कहता है मैं क्या करूँ, तुम्हारी तो मुझे जान चाहिए। अब याओ उसे जेल जाने की धमकी देती है और पुलिस बुलाने की, और कहती सारी बातें इनलीगल है, देखना तुम जिंदगी भर जेल में रहोगे। तो वो यहाँ पर हंसता है, कहता है ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरे पास तो पूरा प्लान है। और यहाँ पर गुंडे तो याओ पर हमला करने चाहते कि बीच में माँ आके याओ को बचाती है। और वो तो यहाँ पर काफ़ी रोते हैं कि झाओ तो याओ की माँ को साइड कर देता है और याओ को मारने चाहता है कि तभी वहाँ पर तो फूफैन आ जाता है और गुस्से में कहता है हिम्मत कैसे फू फैमिली के पर्सन को टच करने की। अब उसे देखती तो झाओ डर जाता है, कहता है मिस्टर फू आप यहाँ कैसे। तभी यहाँ सोचती सारी बातें क्या सपना है या फिर सच में मुझे यहाँ बचाने आए हैं। अब यह फू तो उस गुंडे के लगा देता है और याओ के पास जाता है, कहता है सॉरी मुझे आने में लेट हो गया, तुम ठीक तो हो ना। अब वो तो परेशान हो जाता है और अस्पताल जाने की बातें करता है। तो याओ कहती है मेरी माँ, पहले उन्हें बचाओ। उनके बॉडीगार्ड्स तो माँ को लेकर जाते हैं और यह फूफैन तो याओ को गोद में उठाता है। तभी झाओ चिल्लाता है बहुत सी लड़की आपको फुल बना रही है, बच्चा आपका है ही नहीं। अब सुनते फुमिंग तो उसके लगा देता है और फूफैन कहता है बच्चा फू फैमिली का, ये मेरा बच्चा है। अब झाओ तो डर जाता है, कहता है क्या, अब मैं तो काम से गया। फूफैन तो बॉडीगार्ड से कहता है झाओ को सबक सिखाने के लिए कि इसकी बस सांसें चलनी चाहिए, इसने जो किया है इसकी प्राइस इसे पे तो करनी होगी ना। फिर आगे किसी अस्पताल का डॉक्टर कहते हैं क्या आप इनके बेबी के पापा हो। तो फूफैन कहता है मेरी वाइफ कैसी है। डॉक्टर गुस्से में कहता है आपको देखकर लगता नहीं कि आपके पास पैसों की कमी होगी, आप इतने हार्टलेस पर्सन कैसे हो सकते हो। तो फूफैन कहता है मतलब। डॉक्टर कहते हैं आपकी वाइफ माँ बनने वाली, उनकी रिपोर्ट्स में एनीमिया आया है और साथ में खान की कमियाँ भी, इनका शरीर कितना कमज़ोर हो चुका है, पता है बेबी को हैंडल करना कितना मुश्किल है इनके लिए। अब डॉक्टर फूफैन को तो बहुत ही डांटते हैं, कहते हैं पेशेंट ने तो प्रेगनेंसी के टाइम में भी काफ़ी ओवर टाइम काम किया है। तो फूफैन सोचता है ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने इसे 10 मिलियन दिए तो थे ना। और मेडिकल रिपोर्ट को देखता है। डॉक्टर कहते अगर आप 1 मिनट और लेट आते तो हम माँ और बच्चे दोनों को नहीं बचा पाते। फूफैन कहते डॉक्टर आई एम सॉरी। कि वो कहते सॉरी मुझे नहीं, अपनी वाइफ को बोलो। अब फूफैन को याओ के लिए यहाँ पर तो बुरा फील हो रहा होता है कि तभी याओ को तो होश आ जाता है और कहती बताओ मेरी माँ कहाँ पर है, वो ठीक तो है ना। तो फूफैन कहता है हाँ वो ठीक है, वो वीआईपी रूम में है। डॉक्टर की टीम उनका इलाज कर रही है कि वो अपने हाथों को हटा लेती है, कहती मिस्टर फू थैंक यू, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगी जो भी आपने मुझ पे और मेरी माँ पर खर्च किए हैं इलाज में। तो वो हाथों को पकड़ता है, कहते इसकी जरूरत नहीं है, तुमने बाहर इतना सफर किया तो मेरे पास क्यों नहीं हेल्प मांगने की। वो अपने हाथों को हटा लेती, कहती है मिस्टर फू आपको मेरे बारे में केयर करने की जरूरत नहीं है, आई एम सॉरी आपको परेशान करने के लिए। और जाने की बातें करती है तो वो कहता है ऐसे कैसे, तो मेरे बच्चे के साथ में कहाँ जा रही हो। वो सोचते मिस्टर फू के पहले से फियांसे तो है, मैं इन्हें अपने बच्चे के बारे में नहीं बता सकती, इसके फियांसे मुझे मेरे बच्चे को तो छोड़ेगी नहीं। और कहती बच्चा, किसका बच्चा। तो फूफैन कहता है ऑफकोर्स तुम माँ बनने वाली और ये बच्चा मेरा है। तो वो कहती है हंसते हुए, किसने कहा कि आपका बच्चा है, आप देख सकते हो कि मैं कितनी ब्यूटीफुल हूँ और अस्पताल में और मेरे गाँव में लड़के तो मेरे लिए पागल हैं, जब भी मैं फ्री होती हूँ ना मुझे कोई ना कोई मैन तो मिल जाता है, ये बच्चा आपका नहीं है। फूफैन कहता अच्छा तुम तो बड़ी फैंसी हो। वो कहते और नहीं तो क्या बस अमीरों को शौक होते हैं, दूसरों के नहीं हो सकते। वो कहता है तुम्हें मैन इतने पसंद है ना तो मेरे बारे में क्या ख्याल है और किस करने चाहता है। कि तभी वहाँ पर दादी आ जाती हैं, उन्हें देखते दोनों साइड हो जाते हैं और फूसिया कहती मैं तो बुआ बनने वाली हूँ। कि तभी याओ कहती ऐसी बात नहीं, एक्चुअली बच्चा मिस्टर फू का है नहीं। तो फुमिंग कहता है भाभी झूठ कहना बंद करो, ये बच्चा मेरे भाई का है, हमारी फू फैमिली काफ़ी स्पेशल है, हमारे खानदान के हर फैमिली मेंबर के पास तो बर्थ मार्क है और जब भी फू फैमिली की कोई बहू माँ बनती है और बच्चा अगर फू फैमिली को हो तो उसके हाथों पर भी बर्थ मार्क ऑटोमेटिक बन जाता है। और वो तो बर्थ मार्क को देख लेती है और सब यहाँ पर तो निशान को दिखाते हैं और कहती मैं तो फंस गई, पर मुझे अपने बच्चे को बचाना होगा ना। और कहती मिस्टर फू मैं जानती हूँ कि आपके फियांसे हैं, मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, पर प्लीज़ आप मुझे मेरे बच्चों को यहाँ से जाने दो। वो फैन कहते किसने कहा कि मेरी फियांसे है। तो याओ कहती झूठ मत कहो। फूसिया कहती भाभी भैया की कोई फियांसे नहीं है। वो कहता है हाँ भैया को तो बस अपने काम से प्यार है। और दादी कहती मेरा पोता तो 30 साल से सिंगल है, फियांसे दूर की बात है, इसकी तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है।
अब सारी बातें सुनने के बाद वो सोचती लगता इस लड़की ने मुझसे झूठ कहा। और तभी फू तो याओ को घर ले जाने की बातें करता है और यहाँ पर फू सिया तो मेडिकल टीम को बुलाने की बातें करती है और फू मिंग तो बेस्ट नैनी को हायर करने की बातें करता है और दादी याओ की केयर करने की बातें करती। अब सबका प्यार देखकर याओ सोचती है इन सब की बातों से इतना फिक्स तो है कि सब मेरे बच्चे से बहुत ही प्यार करेंगे और मैं इसे जन्म दे पाऊंगी ना, इतना काफ़ी मेरे लिए। और वो तो घर जाने के लिए हाँ कह देती। फिर आगे सीन घर का, जहाँ वो तो बंगला देखकर हैरान हो जाती है और यहाँ पर सब तो याओ को मैम कह के ग्रीट करते हैं। और फिर घर में आने के बाद बटलर कहते हैं कि मैं यहाँ का हेड हूँ और आपके लिए तो मिस्टर फू ने 100 सर्वेंट्स को हायर कर दिया है, तो 24 घंटे आपकी केयर करेंगे। अभी सुन के वो तो फूफान को देखती है, सोचती सारी बातें कुछ ज़्यादा नहीं हो गया कि तभी वो तो सारे सर्वेंट्स को बुलाते हैं। अब याओ कहती ये सब करने की क्या ज़रूरत है, मैं खुद के लिए काफ़ी तो हूँ ना। और फूफान से कहती प्लीज़ इन सबको जाने दो कि फूफान कहता है ठीक है और सबको वहाँ से जाने को कहता है। और तभी याओ के टाइम में से तो भूख लगने की आवाज़ें आती। वो कहते एक्चुअली मैंने खाना मॉर्निंग से नहीं खाया है ना। कि दादी कहती सर्वेंट से कि याओ के लिए कम से कम 100 डिश तैयार हो जानी चाहिए, सारे शेफ को काम में लगा दो। फिर आगे सीन जहाँ पर याओ खाना देखकर सोचती इतना सारा खाना मैंने अपनी पूरी लाइफ में भी नहीं देखा है। अब वो तो खाना स्टार्ट कर देती। उसको खाता हुआ देख सब तो बहुत ही खुश होते हैं और फूफान सोचता है पहली बार मुझे किसी को खाता हुआ देखकर इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। बेचारे कभी से अपनी पसंद का खाना भी नहीं मिला। याओ ने कितना सफर किया होगा लाइफ में कि तभी याओ कहती मेरा खाना तो हो गया, सॉरी मैंने थोड़ा ज्यादा ही खा लिया। कि दादी कहती ऐसी बात नहीं है, तुम जितना चाहे उतना खाना खा सकती हो। और वैसे भी फू फैमिली की तुम नई मेंबर हो, मैं तुम्हें छोटा सा तोहफा देना चाहती हूँ। और यहाँ पे सर्वेंट्स तो हीरे मोती और सोने से भरे हुए बड़े से बॉक्स को लेकर आते। अब उसे खुलता हुआ देख यहाँ पर याओ काफी हैरान हो जाती है। कहती आपने कहा छोटा सा तोहफा, तो क्या छोटा तोहफा है। और बेहोश होने लगती है कि तभी फूफान उसे पकड़ लेता है। वो कहती है आई एम सॉरी पर मुझे चक्कर आ रहे हैं। कि यहाँ पर फूफान तो डॉक्टर बुलाने की बातें करता है। वो कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ये ज्वेलरी देख कर ना मैं बेहोश हो रही हूँ। तो वो कहता है ऐसे कैसे। याओ कहते एक्चुअली लाइफ में पहली बार मैंने इतना ज्यादा सोना देखा है ना, लगता है मुझे सोने से फोबिया हो गया है। ये सुनकर सब यहाँ पर तो हंसते और दादी कहती है ये तो बस छोटा सा तोहफा है, तुम इसे रख सकती हो। वो कहती नहीं नहीं ये बहुत ही महंगा है और मुझे देख भी नहीं सकती, रखना तो दूर की बात है। कि तभी फूसिया कहती दादी क्यों ना हम भाभी को पैसा वाला कार्ड दे दे, उसे जो चाहे वो बाय कर सकती है। तो फूविंग कहता है हाँ भाभी इतने ज्वेलरीज को कैसे पहन पाएंगी, नए डिजाइन तो मार्केट में भी आ चुके हैं। तो दादी कहती मैं ना ओल्ड हो चुकी हूँ, मैंने इन सारी बातों का तो ध्यान नहीं दिया। और या को अपना अनलिमिटेड वाला गोल्डन कार्ड देती है। और फू को ताने मारते कहते कि मैं दूसरों की तरह तो बिना दिमाग की नहीं होना। तभी फूफैन कहते दादी आई एम सॉरी कि मैंने याओ को गलत समझा। कि यहाँ पर याओ तो कार्ड को वापस करती है। कहते मुझे बस अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे जो कि मिस्टर फू ने दे दिए हैं, और पैसे मैं कहाँ खर्च करूंगी। तो दादी कहती मैं तुम्हें बहुत ही बड़ी एक सीख देती हूँ, अगर बीवी अपने पति के कमाए के पैसे खर्च नहीं करेगी ना तो उसके पति के पैसे को कोई और खर्च करेगी, इसलिए तुम्हें तो पैसे खर्च करना सीखना होगा। और जबरदस्ती कार्ड को देती है। क्या कहती दादी थैंक यू। और सोचती है मैं कितनी लालची हो चुकी हूँ ना, सोच रही हूँ कि सच में मेरी फैमिली बन जाए जो कि मुझसे ढेर सारा प्यार करे। और दादी कहती है याओ डोंट वरी, फूफा ने तुम्हारा फायदा उठाया है ना और मैं इसे पनिश करूंगी। तो याओ कहती एक्चुअली इन्होंने कुछ नहीं किया, जो किया वो मैंने किया। और यहाँ पर काफी शाय फील करती है कि सब सोचते हैं हमारी भाभी तो भैया से भी आगे हैं। और दादी कहती है मतलब। तो याओ कहते एक्चुअली मैं होश में नहीं थी और मैंने वो सब कर दिया इनके साथ में, तो मैंने इन्हें फोर्स किया था कि यहाँ पर फूफैन तो शाय फील करता है। और दादी कहती कोई बात नहीं, नए जमाने में ये सब चलता है ना। तभी फूविंग कहते भाभी हमें सारी बातें जाननी है। कि वो कहता है बस बहुत हुआ, रात हो चुकी है, याओ को सोना तो है ना, चलो रूम में चलते हैं। कि याओ कहते रूम पर कौन सा। फूफैन कहता ऑफ कोर्स मेरा रूम, तुम मेरी वुमेन हो तो फिर तुम कहाँ रहोगी। कि वो सोचती है कि आज हम फिर से साथ में सोने वाले हैं। कि तभी फूसिया कहती ही नहीं भाभी वैसे भी तो माँ बनने वाली है और आपकी भाभी की शादी हुई नहीं है, तो बिना शादी के आपके रूम में कैसे जा सकती अगर आपने इन्हें परेशान किया तो। और वो याओ के साथ में सोने की बात करती है। कि याओ सोचती है फूसिया कितनी ज्यादा काइंड है ना। दादी कहती फूफैन से ये सारी बातें भी सही होगी, वैसे भी तुम और याओ तो नए हो ना, मैं चाहती हूँ कि याओ तुम्हारे फीलिंग्स को पहले समझे। तो फूफैन कहता है ठीक है। और फूसिया उसे लेकर जाती कि तभी फूफैन उसके हाथों को रोक लेता है। याओ कहती क्या बात है। फूफैन कहता है कोई भी परेशानी हो तो फिर तुम मुझे तुरंत कांटेक्ट करोगी।
तो या कहती मिस्टर फू थैंक यू कि फूसिया कहती हम यहाँ से जाना तो होगा ना। फिर आगे रूम में आ जाती और कहती भाभी बताओ ना आपकी और भैया के बीच में क्या हुआ था और कैसे हुआ था। तो वो बताती पता है तुम्हारे भाई से मुझे मिलना था पर अस्पताल वाले मुझे ना अंदर जाने नहीं दे रहे थे, तो फिर मैं ना 8वें फ्लोर पर पाइप के सहारे चढ़ गई। फिर रूम में जाने की पानी पीने की सारी बातें बताती है। अब सारी बातें सुनकर तो फूशिया काफी एक्साइटेड हो जाती, कहती आगे क्या हुआ था। या कहती पता है तुम्हारे भैया को टच करने के बाद ना मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा था, और फिर उसके बाद ना वो सब हो गया कि वो कहती भाभी आपकी भैया की लव स्टोरी कितनी ज़्यादा अच्छी है, मैं भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में फ्यूचर में सारी बातें ट्राई करना चाहूँगी। तो या कहते तुम भी ना ऐसी बातें होना सही नहीं होता। फिर आगे जहाँ रात को यहाँ सोचती आवाज़ें कैसी आ रही है, कहीं इस घर में भूत तो नहीं ना। और साइड में देखती वहाँ फूसिया तो होती नहीं है। अब बस यहाँ पर रोने की तो आवाज़ें आती है और वो रूम से बाहर जाती जहाँ फूसिया तो रो रही होती है। उसे बार बार आवाज़ें देती, फूसिया यहाँ कुछ कहती नहीं, रोई जा रही होती है। अब याओ उसे पकड़ने जाती कि तभी वहाँ पर फूफान आ जाता है। याओ के हाथों को रोक लेता है, कहता है फूसिया को नींद में चलने की बीमारी है, और कहानी बताता है कि 10 साल पहले फूसिया ने गलती से पापा की सबसे फेवरेट वेस को तोड़ दिया था। एक्चुअली उस टाइम ना फूसिया की और मम्मी की लड़ाई हुई थी और फूसिया काफ़ी पछतावा था, वो उनसे माफ़ी मांगने वाली थी, पर घर आते समय कार का हादसा हो गया और हमारे पेरेंट्स की तो डेथ हो गई। तब से फूसिया इन सारी बातों के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है कि वो लास्ट टाइम माँ से भी नहीं मिल पाई और पापा से माफ़ी भी नहीं मांग पाई। और बताता है कि हादसे के टाइम पे दादी के पैरों में भी चोटें आई थी। अब यह फूसिया तो रोती, कहती मम्मी पापा आई एम सॉरी, सारी गलती मेरी थी, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। और यहाँ पर बेहोश होती कि तभी फूफान उसे पकड़ लेता है और कहते आओ इस वेस्ट को कभी टच मत करना वरना ये बहुत ही गुस्सा हो जाएगी। और वो तो फूसिया को रूम में लेकर जाता है कि आओ तो वेस के पास आती है, देखती वो टूट चुका है और यहाँ वो तो वेस को निकाल लेती है। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग सर ने बताते कि आपके वेस को तो मिस याओ ने ले लिया है। तो वो काफ़ी गुस्सा होती, कहती भाभी ने ऐसा क्यों किया, पूरे घर में कोई उसे टच नहीं करता, मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगी। और वो तो गुस्से में जाती है। अब याओ तो खुश होती, कहती तुम आ गई कि वो कहती है भाभी आप मुझसे मेरे कपड़े घर गाड़ी बंगला सब मांग सकती थी, आपने मेरे वेस को टच क्यों किया, पता है ना मेरा है। और काफ़ी गुस्सा होती, कहती मुझे आपको तो लेसन सिखाना होगा, मुझे मेरा वेस वापस करो। कि तभी याओ तो वेस को दिखाती है जो कि उसने जोड़ दिया होता है। तो फूसिया कहते आपने कैसे किया। तो या कहते सिंपल है, मैंने गाँव से सीखा था ट्रेडिशनल ग्लू की मदद से इसको चिपकाना, मैं अपने बर्तन में भी ना ऐसे चिपकाया करती थी। तो तुमने देखा ना कि टूटा वेस भी ठीक हो चुका है, ऐसे रिश्ते भी ठीक हो जाते हैं ना, तो क्या तुम अपने दिल से उस गिल्ट को निकाल नहीं सकती। अंकल आंटी तुमसे बहुत ही प्यार करते, पक्का वो तुम्हें हैप्पी देखना चाहते हैं। अब फूसिया तो रोती अपने पेरेंट्स को याद करके, कहती भाभी थैंक यू सो मच। अब ये सब दूर से तो फूफान देख रहा होता है और सोचता है याओ ने तो मेरी बहन के टूटे हुए दिल को जोड़ दिया। फिर आगे सीन सब परेशान होते और बातें करते कि फूफान को अपनी वाइफ की बिल्कुल केयर नहीं है। दादी कहती हाँ वो हमेशा तो काम में बिजी होता है। फूसिया कहती ऐसे चलता रहा तो भाभी उन्हें छोड़ के तो चली जाएंगी, दोनों को पास लाने के लिए कुछ करना तो होगा ना। तो फूमिंग कहता है डोंट वरी, मेरे पास तो आइडिया है। फिर आगे फूसिया बहाना करके जाती कि भाभी भैया तो कंपनी में खाना ले जाना भूल गई, आप लेके जा सकती हो। तो वो कहती ड्राइवर है ना वो चले जाएंगे। तभी फूमिंग आता है, कहता है भाभी बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इसे कोई टच नहीं कर सकता, भैया भूल गए क्या आप इसे लेकर जा सकती हो। तो यहाँ कहती है इतनी इंपॉर्टेंट है तो मैं टच कैसे कर सकती हूँ। कि तभी यहाँ पर दादी आ जाती और कहती है पता है फूफान अपनी तो लंबी वाली पैंट पहनना भूल गया है, इसे लेकर तुम्हें जाना होगा ना। तो दोनों सोचते आइडिया काम करने वाला तो नहीं है। कि यहाँ कहती क्या इसे ना पहनने से हेल्थ प्रॉब्लम हो गई, तो मैं शॉर्ट पैंट को लेकर जाती हूँ। और वहाँ से वो तो जाती, अब सब तो बहुत ही खुश होते। फिर आगे से ऑफिस का जहाँ दादी कहती है कि याओ तुमसे मिलने कंपनी गई है। अब सुनते ही वो तो कॉल करता है सेक्रेटरी को और कहता है मेरे सारे मीटिंग्स को कैंसिल करो, और हाँ मेरी वाइफ आ रही है उसकी तुम सब तैयारियाँ करो। और सोचता याओ पहली बार तो मेरे ऑफिस आ रही है, और यहाँ कंपनी में तो युतांग आ जाती है। सोचती फूफान की दादी मुझ पर कितनी गुस्सा आ गई और मेरी शादी फू फैमिली में नहीं हो पा रही, सारी बातों की जिम्मेदार तो वो गाँव की गवार है। लेकिन कोई बात नहीं, लास्ट टाइम मैं कंपनी में ट्राई कर सकती हूँ ना। फूफान पक्का मेरी ब्यूटी में तो पागल हो जाएगा और मुझसे प्यार उसे हो ही जाएगा और वही मुझे फू फैमिली की बहू बनाएगा। और यहाँ कंपनी में सब कहते कि मिस्टर फू की वाइफ आने वाली है, सब कोई रेडी हो जाओ। और तभी वो तो युतांग से टकरा जाती है और वो तो गुस्सा करते कि तभी सेक्रेटरी तो युतांग के कार्ड को देखती, कहती कार्ड तो मिस्टर फू का है ना, इसका मतलब कि आप ही प्रेसिडेंट की वाइफ है। अब युतांग तो खुश होती, शो ऑफ करती, कहती हाँ मैं ही तुम्हारे बॉस की वाइफ हूँ। और तभी वहाँ पर तो याओ आती, कहती मुझे मिस्टर फू फैन से मिलना है। अब सेक्रेटरी याओ को लेकर जाती कि तभी युतांग तो उसे रोक लेती है
और कहती मैं फूफैन के फियांसे हूँ। तो याओ कहती चल झूठी, मुझे सारी बातें पता है कि तू फूफैन की कोई फियांसे नहीं है। अब युतांग तो गुस्सा आती और सोचती पक्का फू फैमिली बच्चे की वजह से इसे अपने घर में रख रहा है। पिछली बार का प्लान तो फ्लॉप हो गया, पर इस बार प्लान फ्लॉप नहीं होगा। ये बच्चा नहीं रहा तो ये फू फैमिली की बहू भी तो नहीं बन पाएगी ना। और तमाशा करते कि इसने तो फूफैन को फंसाया है, ये किसी और के बच्चे को फूफैन का नाम देना चाहती है। सबको अपनी बातों में वो तो फंसा लेती। अब यहाँ पर सब तो युतांग की बातों में आ जाते और कहते मैम डोंट वरी, ये आपके पति को आपसे छीन तो नहीं पाएगी। अब युतांग तो याओ को धक्का मारने जाती कि याओ यहाँ पर खुद को संभाल लेती। कहती क्या तुम पागल हो चुकी हो। यह फूफैन सोचता है कि याओ अब तक क्यों नहीं आई, टाइम तो हो चुका है ना। और यहाँ पर तो याओ को तो सब पकड़े होते हैं और गुस्से में कहती इस बच्चे को यूज करके तुम फूफैन को फंसाना चाहती हो ना, आज मैं सारी कहानी खत्म ही कर दूंगी। अब यहाँ पर याओ तो चिल्लाती कि तभी वहाँ पर फूफैन आकर युतांग के हाथों को पकड़ लेता है और चिल्लाता है क्या तुम मरना चाहती हो। अब उसे देखकर सब डर जाते हैं और याओ को छोड़ देते हैं कि तभी सेक्रेटरी कहती बॉस पर मिस युतांग आपकी फियांसे है ना, कि यहाँ पर फूफैन तो उसके लगा देता है। याओ को पकड़ता है और कहता है ये मेरी वाइफ है याओ। तो सेक्रेटरी कहती बॉस पर मिस युतांग के हाथों में आपका तो सप्लीमेंट्री कार्ड है। इसने कहा कि आपकी वाइफ है। तो कहते युतांग से कार्ड मैंने याओ को दिया था, बताओ तुम्हारे पास कैसे आया। अब वो बहाने करती है कि फूफैन कहता है फैमिली के रिश्ते की वजह से मैंने तुम्हें एक मौका दिया था सुधरने का, पर तुम उसके लायक तो हो नहीं। और सिक्योरिटी से कहता है युतांग को धक्के मार के कंपनी से बाहर फेंकने का और पनिश करने का। अब यहाँ वो तो ये फैमिली को बैंकरप्ट करने की बातें करता है। या युतांग तो माफी मांगती रह जाती है, पर वो तो एक नहीं सुनता। अब उसकी डांट सुनने के बाद तो सब एम्प्लॉय वहाँ से चले जाते हैं और या तो रोती कहती पता है मैं कितनी डर गई थी, बेबी को कुछ हो जाता तो। फूफैन कहता है सॉरी सारी गलती मेरी है, चलो हम घर चलते हैं। या को वो तो गोद में उठाता है। फिर आगे से घर का आजा सारी बातें पता चलने के बाद दादी तो फूफैन को पनिश करती है। या कहती दादी जाने भी दो। तो दादी कहती ऐसे कैसे, इसने तुम्हारी कंपनी में केयर नहीं की, सारी गलती इसकी है ना। तो फूफैन कहता हाँ दादी सारी गलती मेरी है, मैंने आपकी केयर तो नहीं की। तो अभी यहाँ तो फूफैन को उठाती कहती अब रहने भी दो। और बोलती दादी सारी गलती तो मेरी है ना, मैं ही तो मिस्टर फू के काबिल नहीं हूँ। देखो ना मैं कितनी ओल्ड फैशन की हूँ और मेरा स्टेटस भी तो सब ने युतांग को फिर से समझा मिस्टर फू कहाँ, इसमें क्या गलत था। तभी दादी याओ की तारीफें करती है। कहती सच कहूँ ना तो फूफैन तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम कितनी अच्छी हो। कि तभी उनके पैरों में काफी तेज दर्द होता है। अब याओ को पता चलता है दादी के पैरों के पुरानी बीमारी के बारे में, 10 साल पहले के हादसे के बारे में। तो याओ यहाँ पर दादी के पैरों के इलाज करने के बारे में कहती है। तब बटलर बताते कि दादी को तो पूरे कंट्री के टॉप डॉक्टर भी ठीक नहीं कर पाए हैं, आप कैसे कर पाओगे। कि याओ उदास हो जाती कि तभी दादी याओ को एक मौका देने की बातें करती है। अब याओ तो पुरानी चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन का यूज करती है, थेरेपी का। और दादी के पैरों के दर्द में यहाँ पर दादी को तो काफी आराम मिलता है। अभी देखकर सब तो बहुत ही खुश होते हैं। और यह बताती गांव में एक तो होमलेस अंकल थे और मैंने उनकी हेल्प की थी, मैं उन्हें खाने को देती थी। तो काइंडनेस के तौर पर उन्होंने मुझे अपनी चाइनीज मेडिसिन की टेक्निक सिखाई थी। खुशिया तो काफी खुश होती, कहती भाभी कमाल है ना, आप अपनी माँ को भी तो ठीक कर सकती हो। तो वो कहती है माँ की बातें ब्रेन से है ना, और काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फूफैन कहता है याओ डोंट वरी, मैंने वर्ल्ड के टॉप डॉक्टर की मेडिकल टीम को बुलाया है और सर्जरी के बाद तो तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी। वो कहती है मिस्टर फू थैंक यू सो मच। और फिर दादी तो या को गिफ्ट देने की बातें करती और सब साथ में तो शॉपिंग पर जाते हैं, जहाँ पर याओ दादी फूसिया ने तो मैचिंग कपड़े पहने होते हैं। और यहाँ पर फूफैन तो याओ के लिए महंगी सी कार को बाय करता है। तो याओ कहती इतना महंगा मैं क्या करूंगी, वैसे मुझे न बस गाँव में ट्रैक्टर चलाना ही आता था। तो फूफैन उसे पकड़ता है, कहता कोई बात नहीं। यहाँ पर वो तो 5-6 कार्स को ऑर्डर करता है और कहता है तुम सारी कार्स को चलाना सीख जाओगी, और कार्ड को स्वाइप करने के लिए देता है। तभी यह सोचती मैंने टीवी सीरीज में सुना था कि जब मैन पैसे खर्च करते तब वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लगते हैं, और रियलिटी में मैंने तो देख भी लिया, सच में कितने हैंडसम है ना। और फिर रात को सोचती मैं तो मिस्टर फू के बेडरूम में सोने वाली हूँ, क्या करूँ। कि तभी यहाँ पर तो फूफैन आता है, कहता है तुम शॉपिंग करके थकी नहीं, सोना नहीं है क्या। वो कहती नहीं तो। कि फूफैन उसके पास आता है, कहता है बताओ तुम नर्वस की हो। तो वो कहती है ऐसे कोई बात नहीं ना, और बेड पर सोने जाती है। कि फूफैन तो सोफे पर बैठ जाता है। तो वो कहती है आपको नहीं सोना क्या। तो फूफैन कहता है सॉरी, तय मैंने अगर नींद में हाथ पैर चला दिए तो बेबी के बारे में क्या। तो वो हंसती कहती आप नर्वस हो ना। तो वो कहता है मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, मैं पापा बनने वाला हूँ, किसने कहा कि मैं नर्वस हूँ। और सोफे पर सोने की वो बातें करता है कि यहाँ सोचती है। सब कहते हैं कि मिस्टर फू कितने कोल्ड हार्ट के, पर कितने केयरिंग है, और हाँ कितने शाय पर्सन है।
साथ में सोने में शामिल कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ वो तो चिट्ठी रख के चली जाती है और तभी तो फूफान की नींद खुलती है और सोचता है मैं कितना ज़्यादा सो गया और मुझे कल रात को कोई बुरे सपने भी नहीं आए। और तभी वो तो याओ की चिट्ठी को देखता है कि मैं दादी के साथ में फूमिंग के सेट पर जा रही हूँ, नाश्ता टाइम पर कर लेना। कि वो सोचता है याओ कितनी केयरिंग है ना। फिर आगे सीन फूमिंग के सेट का, जहाँ वो दादी के साथ में जाती है और वह फूमिंग की तो मूवी की शूटिंग चल रही होती है। अब डायरेक्टर तो दादी को फूमिंग की शूटिंग दिखाने के लिए बुलाता है। याओ कहती कमाल है, फूमिंग तो हीरो है। दादी कहती तो क्या तुम्हें किसी मूवी की हीरोइन बननी है? बोले मैं तुम्हें बना दूं। वो कहती नहीं दादी। अब यह फूमिंग एक्टिंग कर रहा होता है कि तभी उसके पेट में काफी तेज दर्द होता है। अब सब तो फूमिंग के पास जाते हैं, कहते फिर से मिस्टर फूमिंग को पेट का दर्द तो स्टार्ट हो गया, वही पुराना वाला। तो यहाँ पर याओ तो फूमिंग के पल्स को चेक करती है और कहती घबराने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हारी भाभी है ना, देखना मैं कितना अच्छा सूप बनाऊंगी और तुम ठीक हो जाओगे। अब याओ सूप के लिए चावल और सामान मंगवाती है। आगे याओ सूप बना रही होती है कि फूमिंग जड़ी बूटियों को देखता है, कहता दादी देखो ना, इसमें भाभी कैसे उल्टे सीधे चीजें डाल रही है, ये पीने लायक है भी कि नहीं। अब यहाँ सबको लगता है कि सूप कितना घटिया बना होगा और याओ तो फूमिंग को सूप पीने को देती है। वो कहता है मैं इसे नहीं पी सकता। अब दादी सूप को लेती है और स्मेल उन्हें भी बर्दाश्त नहीं हो पाती, पर कहती तुम्हारी भाभी ने बनाया है ना, इसे पी जाओ तुम ठीक हो जाओगे। अब याओ सूप तो फूमिंग को काफी टेस्टी लगता है। अब इसकी तारीफें सुनकर सब तो सूप मांगते ही और यहाँ पर याओ पूरे सेट पर तो सूप को देती है। तब स्क्रीन राइटर कहता है मुझे अपनी स्क्रिप्ट के लिए तो इंस्पिरेशन मिल चुकी है और डायरेक्टर कहता है मैं इसे अपनी नेक्स्ट फिल्म में ना हीरोइन बनाऊंगा। इनका फेस कितना क्यूट है ना। और तभी सेट पर तो युतांग आ जाती है और याओ की तारीफें सुनकर बहुत ही जेलस होती है। फोन करती है मीडिया में, कहती मिस्टर फूमिंग की तो प्रेग्नेंट लवर है जो कि सेट पर आई है, तुम सबको न्यूज़ बनानी है कि नहीं। फिर आगे सारे फूमिंग के लेडीज फैन तो आ जाते फूमिंग से मिलने, कहते हमें हमारा हीरो वापस करो। कि फूमिंग कहते भाभी डोंट वरी, मैं सारी बातें संभाल लूंगा, आप और दादी पीछे के रास्ते से चली जाओ। अब यह फूमिंग तो अपने फैन से मिलने जाता है और यहाँ पर याओ तो दादी के साथ जाती है। तभी दादी कहती मैं कार लेकर आती हूँ। अब उनके जाते वहाँ पर युतांग आ जाती है अपने गुंडे के साथ और कहती आज तुम्हारी कहानी मैं तो खत्म करके रहूंगी। अब वो गुंडा हमला करने जाता है कि तभी वहाँ पर तो या हेल्प के लिए चिल्लाती है और वहाँ गुयान आ जाता है। आते उस मैन को रोक लेता है और कहता तुम सब हो कौन। अब युतांग कहते तुम कौन हो। तो वो कहता है मैं याओ का सीनियर हूँ। युतांग को समय कहता अच्छा इसका मतलब कि तुम इसके बच्चे के बाप हो ना, इसलिए तो इसकी साइड से इतनी बातें कर रहे हो। अब वो तो याओ को बचाने की बातें करता है कि युतांग कहते ठीक है मैं तुम दोनों को साथ में खत्म कर देती हूँ। कि तभी याओ को बचाते हुए गुयान को चोटें आ जाती है और गुंडा हमला करने जाता है कि वहाँ पर फूफान आ जाता है और चिल्लाता इतनी हिम्मत मेरी वाइफ को टच करने की। अब उसे देखते ही सब डर जाते, कहती है तो मिस्टर फू है और भाग जाते हैं। अब युतांग का प्लान फिर से तो फ्लॉप हो जाता है। तो याओ कहते आप यहाँ कैसे। वो कहते मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही थी, मुझे रास्ते में दादी मिली। और तभी ज्ञान के यहाँ पर पेन होता है कि याओ तो उसे देखती है और फिल्मी स्टाइल में वो तो अपने ड्रेस की पट्टी को फाड़ के उसके हाथों पे लगा देती है। अब ये सब देखकर तो फूफान बहुत ही जेलस हो रहा होता है और ज्ञान तो उसे देखता है। फूफान को भी तो चोटें आई होती है पर याओ को उस पर ध्यान ही नहीं जाता। गुस्से में कहता ये कौन है। तो वो कहती है मेरी सीनियर है, पता है बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही अच्छे हैं। तो फूफान कहता अच्छा ये इतना अच्छा है कि। तो ज्ञान कहते मैं अपने डॉक्टर की इंटर्नशिप के लिए चाइना वापस आया था। वैसे उस औरत ने कहा कि ये बच्चा, तो क्या ये बच्चा इस मैन का है। तो वो कहती हाँ सारी बात है, बस एक गलती थी। तो फूफान कहता है क्या बस गलती, या तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली और कह रही हूँ कि सारी बातें गलती है, क्या मैं इतना बुरा पर्सन हूँ। यहाँ कहती ऐसी बात तो नहीं है। तो ज्ञान कहता है मिस्टर फू भले आप इस सिटी के सबसे रिच पर्सन हो लेकिन याओ काफी सिंपल और इनोसेंट लड़की है, आपकी टाइप की नहीं है वो। फूफान गुस्से में कहता है तुमने क्या कहा, मैं इसे परेशान करता हूँ। तो वो कहते हैं मिस्टर फू ऐसी बात नहीं। कि गुयान तो याओ के हाथों को पकड़ता है और कहता है चलो यहाँ से। कि फूफान कहता है हिम्मत मत करना, बिना मेरे परमिशन के मुझसे दूर नहीं जा सकती। कि तभी वहाँ पर तो फूमिंग आ जाता है ढेर सारे लिपस्टिक के मार के साथ में और कहते भाभी मैंने सबको तो भगा दिया। वैसे भैया आप यहाँ क्या कर रहे हो और ये पर्सन कौन है। और कान में कहता है क्या भाभी इसे पसंद करती है। अब यह फूफान तो काफी गुस्सा होता है क्योंकि याओ कहती है गुयान से एक्चुअली मिस्टर फू मेरी बहुत ही केयर करते हैं, ये मुझे कभी परेशान नहीं करते, इन्होंने मुझे कितनी बार बचाया है। तो गुयान कहता है याओ मैं नहीं था इसीलिए तो तुम सारी परेशानी में पड़ी, पर डोंट वरी मैं बात चुका हूँ ना, तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो फूफान कहता है गुस्से में मेरी वुमेन को तुम्हारी कोई जरूरत तो नहीं है, उसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। और याओ के हाथों को पकड़ता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और तभी यहाँ पर तो युतांग आती है और कहती है मिस्टर गुयान
ये गांव की लड़की तो बहुत ही लकी है, इससे लगता है मिस्टर फू प्यार करते हैं। तो वे गुस्से में तांग को पकड़ लेता है और कहते मैंने हाँ बस इसलिए कही थी तुम्हारी हेल्प करने के लिए क्योंकि मैं याओ को पाना चाहता था। किसने कहा तुम्हें उसे परेशान करने को? और सीन फ्लैशबैक का हमें पता चलता है जिसने फूफान को अस्पताल में ढेर सारी बातें सुनाई थी याओ के लिए वो पर्सन गुयान था। और अस्पताल में उसे तो युतांग मिल जाती है। तो ज्ञान कहता है तुम फूफान के साथ शादी करना चाहती हो ना, ठीक है तुम मेरा साथ दो और पूरी फू फैमिली तुम्हारी हो जाएगी। तो युतांग कहती बताओ तुम मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हो? तो ज्ञान कहता है क्योंकि फू फैमिली ने मेरे पेरेंट्स को खत्म किया था, तो मैं उससे उसकी हैप्पीनेस को तो छीन ही लूंगा। और वापस इन गुयान का कहते नेक्स्ट टाइम अगर तुमने याओ को परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और उसके चाहते कहता है मम्मी पापा 10 साल पहले फू फैमिली के कार हादसे की वजह से आपकी जान गई थी, मैं सबसे आपके लिए रिवेंज जरूर लूंगा। फिर आगे सीन घर का जहाँ पर बटलर ली कहते हैं कि मिस याओ का बीपी नॉर्मल है ये और बेबी सेफ है। वो कहती थैंक यू अंकल। और तभी वो तो फूफान के छोटों को देखती और कहती आपने अंकल को बताया क्यों नहीं, वो इस पे बैंडेज कर देते ना। तो वो कहता है मैं चाहता हूँ कि बैंडेज तुम करो। तो यहाँ पर याओ तो गुयान को पट्टी लगाने की बातें याद करती है और कहते मिस्टर फू क्या आप जेलस हो, वो भी मेरे सीनियर से? वो कहता है किसने कहा, उसमें जेलस होने वाली ऐसी कौन सी अच्छी बात है कि मैं उससे जेलस हूँ? तो यहाँ चढ़ाती कहती हाँ ऐसा कुछ है ही नहीं और बताती कि मिस्टर ज्ञान पहले काफी अमीर पर्सन थे और 10 साल पहले कार हादसे में उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई, पर फिर भी पता है स्कॉलरशिप के जरिए उन्होंने विदेश में अपनी पढ़ाई को पूरा किया और वो कितने अच्छे डॉक्टर बने हैं। फूफान गुस्से में कहता अच्छा तुम उसकी तारीफें मेरे सामने क्यों कर रही हो? या तो हंसती कहती ठीक है आप जेलस हो ना, पहले बंद करो, मैं बैंडेज कर देती हूँ ना। और यहाँ पर वो तो फूफान के हाथों में बैंडेज करती है। वो कहते बैंडेज कितना अगली है ना। वो कहते अच्छा फिर से बना दूं? तो फूफान कहता रहने दो, कितना भी अगली क्यों ना, तुमने बनाया है तो मुझे पसंद है। याओ कहती क्या आप मजाक कर रहे हो? फूफान कहता है तुम हमेशा मुझे मिस्टर फू क्यों कहती हो? या कहती बताओ तो मैं आपको क्या कहूँ? वो कहता है हबी हमारी शादी होने वाली तो है ना। कि वो कहती हबी। अब ये सुनते वो तो या को किस करता है। तब या उसके फेस को पकड़ती है और कहती अगर आप मेरी हबी हो तो मैं आपकी वाइफ ही हूँ ना, कहो कि आप मुझसे प्यार करते हो। फूफान कहता है वाइफी आई लव यू और यहाँ पर किस करता कि तभी वहाँ पर तो पूरी फैमिली आ जाती और या वो तो फोटो लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ या तो अपनी माँ से मिलने अस्पताल जाने की बातें करती है तो फूफान कहता है मैं भी साथ में चलूँ? कि आओ कहती नहीं तो मैं चली जाऊंगी, आप कहाँ पर ना जाने के कितने बहाने करते हो। पर वो तो साथ में जाने की जिद करता है। फिर आगे सीन अस्पताल का जहाँ पर या तो अपना चेकअप करवाते और कहती है हबी आपको क्या लगता है बेटा होगा कि बेटी? तो फू यहाँ पर तो अपने बच्चों के नाम बताता है और कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा हो या बेटी हो, सब तो मेरे लिए भगवान जी का आशीर्वाद है ना, मुझे तो दोनों ही पसंद है। और तब यहाँ पर तो नर्स आते और कहती मिस्टर फू मिस याओ की माँ के बारे में आपसे अस्पताल के डायरेक्टर तो बात करना चाहते हैं। तो याओ कहते आप जाके बातें करो, मैं वार्ड में आपका वेट करूँगी। फूफान तो वहाँ से जाता है और तभी यहाँ से याओ तो अपनी माँ को जाता हुआ देखती है। कहती मेरी माँ को क्या हुआ है? कि तभी गुयान कहता है तुम्हारी माँ की तबीयत ना बहुत ही खराब है, पता है फू फैमिली ने इनके इलाज के पैसे देना भी बंद कर दिया है और वो चाहते कि हम इन्हें अस्पताल से बाहर कर दें। और फूफान के बारे में झूठी मूठी बातें बनाता कि उसका तो चक्कर चल रहा है। अब ये सुनकर याओ कहती फूफान वैसे पर्सन तो नहीं है और ज्ञान की बातों पर वो भरोसा नहीं करती। कहती मैं जाकर खुद फूफान से बातें करूंगी। कि गुयान कहता है क्या तुम पागल हो चुकी हो, मैंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। और वो अपने हाथों के हाथ पर खींचती कि तभी उसके पेट में काफी तेज दर्द होता है। अब देखकर ज्ञान यहाँ पर तो डर जाता है और यह फूफान देखता है कि रूम में डॉक्टर तो है नहीं और नर्स के गेटअप में वहाँ तो तांग होती है। और वो तो काफी गुस्सा होता है, याओ के पास जाने की बातें करता है। कि वो कहती आपको नहीं पता कि याओ तो अपने लवर के साथ यानी गुयान के साथ जा चुकी है। तो वो कहता है क्या बकवास है। कि वो तो गुयान की और याओ की वीडियो को दिखाती है। फूफान कहता है सारी बातें झूठे और वो तो याओ को खोजने की बात करता है। और यहाँ अस्पताल के रूम में याओ कहती तुम्हारी सारी बातें झूठी है ना, बताओ आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसे पर्सन तो थे नहीं ना। तो गुयान कहते याओ मुझे माफ कर दो पर मुझे अपने पेरेंट्स के लिए बदला तो लेना है। और या वो तो पेंडेंट को निकालता है और कहते याओ से अब तुम्हें बेहोशी होने वाली है, तुम थकने वाली हो। इससे वो तो हिप्नोटाइज कर लेता है। कहता है आज से तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा तुम्हें करने के लिए। अब यहाँ पर याओ की सोचने की ताकत तो खत्म हो जाती है गुयान के ट्रिक से। अब ज्ञान उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कि तभी वहाँ पर तो फूफान आता है। कहता है वाइफी कि वहाँ वो तो याओ की मॉम को देखता है और सेक्रेटरी को फोन करता है। बोलते सारे रोड्स को ब्लॉक करो, मुझे किसी भी हाल में याओ चाहिए। और तभी वहाँ पर तो फू फैमिली आ जाती है। कहती मेरी बहू कहाँ पर है। तो फूफान कहते वो तो गुयान के साथ गई है।
दादी कहती क्या वो गू फैमिली का बेटा है ना। और फूफान को तो याओ की बात याद आती है और दादी कहती 10 साल पहले साफ साफ सारी बातें बस एक हादसा थी, पर फिर भी ज्ञान को लगता है कि फू फैमिली ने उसके पेरेंट्स को बर्बाद किया है। उनकी तबीयत तो खराब हो जाती है। फिर सीन 6 साल बाद का जहाँ पर याओ की फोटो के सामने तो फूफान देवदास बना होता है। तब यहाँ पर दादी आती उसकी वो तो लगा देती, कहती क्या तुम पागल हो चुके हो, याओ की याद में तुम खुद को बर्बाद क्यों कर रहे हो, तुम उसे खोजते क्यों नहीं हो। तो वो कहते दादी मैं इतना रिच और पावरफुल होने के बाद भी अपनी वाइफ को खो नहीं पाया और मैं उस ज्ञान की आगे तो हार चुका हूँ। और तभी हम सीन देखते हैं याओ की बेटी का जो कि अपने पापा को यानी कि फूफान को तो खोज लेती है और कहती है बोबो और पापा ही तो मम्मी को बचा सकते हैं, पर पहले पापा को बचाना होगा ना। और फूफान तो रोता है, कहते ज्ञान अगर मुझसे पूरी फू फैमिली की प्रॉपर्टी मांगी होती याओ के बदले तो मैं उसे वो भी दे देता, पर अब तक मेरे सामने आया नहीं, पता नहीं उसने याओ को कहाँ छुपा रखा है। कि दादी फूफान को पीने से रोकती, कहती बस बहुत हुआ। कि तभी वहाँ पर फूसिया आ जाती, कहती भैया कंपनी की स्टॉक की प्राइस तो काफी तेजी से गिर रही है, अगर फू फैमिली बैंकरप्ट हो गई तो आप भाभी को कैसे खोजोगे। तो फूफान कहता ऐसा नहीं हो सकता, मैं याओ के लिए इस कंपनी को जरूर बचाऊंगा। और फिर आगे से इन कंपनी का जहाँ पर फूफान के जाती वहाँ पर तो उनकी बेटी फूवान अपने मेडिसिन की टेक्निक से फूफान को बेहोश कर देती है। और तभी डर कहता है बॉस तो फाइल को भूल चुके और देने जाता है कि देखता है कि वहाँ से फूफान तो गायब है, कहता क्या उनकी किडनैपिंग हो चुकी है। और फिर आगे सीन फूवान के लैब का और यहाँ सीन फूफान को वो तो बेहोश होता है और फूवान कहती बोबो पापा को पहले ना इंजेक्शन देने की जरूरत है ताकि कभी ड्रिंक ना कर पाए, उनके दिमाग को डिटॉक्सिफाई करना तो होगा ना। कि तभी फूफान को तो होश आता है, कहता है मैं कहाँ पर हूँ। और यहाँ सीन तो फू फैमिली के बोर्ड मीटिंग का जहाँ पर युतांग कहती 1 घंटा हो चुका है, मिस्टर फूफान तो आए नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि मिस्टर फूफान तो बिजनेस चलाने के काबिल है नहीं और आज से तो ये फैमिली फू फैमिली के बिजनेस को संभालेगी। अब सबसे वो यहाँ पर वोट मांगती है कि तभी वहाँ पर तो फूफान की एंट्री हो जाती है। वो कहता इतनी औकात नहीं तुम्हारी कि तुम मेरी फैमिली बिजनेस को अपने नाम करवा लो। और कहते सॉरी मुझे आने में लेट हो गया। तभी फूमिंग कहता है भैया क्या हुआ। तो फूफान कहता है पता है एक येलो हेयर वाली छोटी लड़की और हाँ एक डॉगी ने इन सब ने मेरी किडनैपिंग कर ली थी, मुझे लगा था कि ये सब ना एलियन है। तो फूमिंग कहते भैया आप कैसी बातें कर रहे हो, लगता है ना कि आपने ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। अब रिकॉर्डिंग के जरिए सारी बातें तो फूवान देख रही होती है। अब मिस्टर फूफान तो अपनी बिजनेस की बातें करते हैं और सबसे पहले वो इतांग को तो रूम से बाहर फेंकने का ऑर्डर देते हैं। तभी मिस्टर यू कहते 6 साल से तुमने कंपनी का कितना घाटा करवाया है उसके बारे में क्या तुम होते कौन इतांग को यहाँ से बाहर करने वाले। कि फूफान उसे भी तो ऑफिस से बाहर करवा देता है और कहता है फूमिंग से 6 साल के सारे फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को लेकर आओ। और कहता है बोर्ड मेंबर्स में आप सबसे माफी मांगता, मैंने इन 6 सालों में कंपनी की केयर नहीं की। अब यह फिर से बिजनेस के न्यू आइडियाज को देता है, प्रोजेक्ट के बारे में बताता है जो कि उसने 6 साल पहले रोक के रखा था। अब आइडिया सबको तो बहुत ही पसंद आता है क्योंकि उससे कंपनी को तो 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। कि तभी वहाँ पर फूवान आ जाते अपने फ्रेंड बोबो के साथ और कहती मैं जानती थी कि आप स्मार्ट हो और बची जाओगी मेरे आइडिया से। तो फूमिंग कहता है लिटिल गर्ल तुम हो कौन। तो फूवान बताती हाँ मैं वही हूँ जिसने कुछ टाइम पहले आपको किडनैप किया था और मैंने ही आपको न्यू लाइफ दी है। आपके बिजनेस पर अटैक भी मैंने किया था जिसे आपने भी बचा लिया है, लेकिन आपको मेरी माँ को बचाना होगा। और हम चले कि वो कहता है डैड। फूवान कहती हाँ आप मेरे पापा हो, मेरा नाम तो फूवान है। क्या फूफान याद करता है जब उसने कहा था या उसकी हमारी बेटी होगी तो इसका नाम तो फूवान होगा। अब यह उसे फूवान की बात पर भरोसा हो जाता है, कहता है चलो याओ के पास। और फिर कहते फाइनली मुझे अपनी भाभी मिलने वाली है। फिर आगे सीन फूवान कहती पापा मम्मी यहाँ पर है। अब वो घर के अंदर जाते हैं जहाँ याओ तो बगीचे में फूलों को उठा रही होती है और कहते फूवान तुम आ गई और ये हैंडसम अंकल कौन है। तभी फूफान कहते याओ तुम कैसी हो, क्या तुमने मुझे मिस किया। कि तभी फूवान कहती है पापा मम्मी हिप्नोटाइज होगी, इनकी यादाश्त भी जा चुकी है, इनका दिमाग बस अब 6 साल का रह चुका है और आपको इन्हें बचाना होगा ना। और चिल्लाती अंकल गू मैंने अपनी शर्तों को पूरा किया, देखो मैं आपसे बेट जीत चुकी हूँ, मैं पापा को लेकर आ चुकी हूँ मम्मी के पास। तभी ग्यान कहता कि तुम कितनी यूजलेस पर्सन हो ना, 6 साल लगे और तुम अपनी वाइफ को खोज नहीं पाए। और फूफान तो बहुत गुस्सा होता है और ज्ञान के लगाना चाहता है। कि तभी याओ कहती है अंकल ये लीफ कितनी ब्यूटीफुल है ना, ये तो आपके लिए। कि ज्ञान कहता है थैंक यू याओ, चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। और यहाँ पर फिर से पेंडेंट को निकालता है और कहते याओ अब तुम्हें नींद आ रही है, अब तुम किसी की बातें नहीं सुनोगी। और फिर से याओ तो चुप हो जाती। फूफान कहता है बताओ तुम क्या चाहते हो। तो ज्ञान कहते हैं पता है मैं तुमसे बदला लेने के लिए तो याओ को उसके बच्चे को ख़त्म करना चाहता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि
या कितनी ब्यूटीफुल है ना, और ये डिजर्व नहीं करती कि मैं इसका यूज करूँ तुम्हारे लिए, और तुम डिजर्व नहीं करती याओ को। अब वो फैन समझाता है 10 साल की सारी बात है, बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो ज्ञान कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, वो फैमिली खत्म होने के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। तो वो फैन कहता है ठीक है, तो मैं डेथ की बात, क्या तुम याओ की यादाश्त को वापस ला दोगे, उसे ठीक कर दोगे? तो ज्ञान गुस्से में कहता है तुम्हें हीरो बनने का बहुत ही शौक है ना, और यहाँ वो तो चुटकी बजाता है कि याओ कहते हैं अंकल मेरे पत्ते कहाँ गए, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। तो ज्ञान कहता है तुम्हें सारी बातें याद करनी है ना, तो ये अंकल तुम्हारी हेल्प करेंगे, और उसके साथ में घर जाने के लिए कहता है। तो याओ कहती है हाँ ये अंकल कितने हैंडसम है ना, मैं साथ में जाना चाहूंगी। और ज्ञान कहता है वो फैन मैं तुम्हें 3 दिन का टाइम देता हूँ, अगर इन 3 दिनों में याओ की यादाश्त वापस आ गई तो मैं हार मान लूंगा, पर अगर ऐसा ना हुआ तो तुम हमेशा हमेशा के लिए याओ को भूल जाओगे। मैं अपने दुश्मन को भी एक चांस देता हूँ। यहाँ की सीन जहाँ याओ घर आ जाती है और सब परेशान होते हैं कि एक दिन बीत चुका है, डॉक्टर्स को बुला लिया, सारी बातें ट्राई भी कर ली, पर याओ को कुछ भी याद तो नहीं आ रहा। अब याओ की हरकतें तो बच्चों की तरह होती है, वो फूफान को फूल ला के देती, कहती आप काफी हैंडसम हो, और स्पून लेती कि फूफान कहती है खाना शांति से बैठ के खाना चाहिए ना, कि याओ तो चुप हो जाती है। तभी फूफान कहता जाने दो, इसे प्ले करना है तो प्ले करने दो। तो याओ बहुत ही खुश होती है और खाने के साथ में प्ले करना स्टार्ट कर देती है। तो फूफान कहती पापा मम्मी की यादाश्त को वापस लाना तो होगा ना, वरना माँ कभी ठीक नहीं हो पाएगी। फू फैमिली में फर्स्ट टाइम जिस तरह से याओ ने खाना खाया था वो खाना सब लेकर आते, फिर भी याओ को कुछ याद तो नहीं आता। और फिर फूसिया तो उसकी और फूफैन की मिलने की बातें बताती है कि आप ना फूफैन से बहुत ही प्यार करती हो। अब वो सोचना चाहती कि तभी याओ के सिर में काफ़ी तेज दर्द होता है। अब उसे सब देखकर, अब उसे पेन में देखकर तो फूफैन परेशान हो जाता है, कहते याओ कुछ याद मत करो, और कहता है जाने दो, याओ जैसी है वैसे ठीक है, मैं इसे हर्ट करना तो नहीं चाहता। और कहते याओ चलो सोने चलो। फिर आगे सीन रूम का जहाँ याओ तो बेड पर जंप करना स्टार्ट कर देती है और बहुत ही खुश होती है। और फूफैन उसे प्यार से देखे जा रहा होता है कि तभी याओ कहती अंकल आपको सुना नहीं है क्या। और यहाँ पर वो तो फूफैन के पास बुलाती है कि यहाँ फूफैन तो उसे पकड़ लेता है। अब उसे फूफैन यहाँ पर बहुत ही अच्छा लगता है, वो तो उसकी तारीफें करती है और सोच आती है कि फूफैन सोचता है भले याओ को सारी बातें याद ना आए तो क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट तुम मेरे पास हो इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट डे जहाँ पर फूसिया तो वेस्ट को लेकर आती है और यहाँ फूमिंग तो सूप को लेकर आता है, कहते भाभी कुछ बातें याद आई क्या। वो कहती मुझे कुछ नहीं याद। अब दादी कोट को पहन के आती, कहते बताओ कुछ याद आया। अब उसे कुछ याद ही नहीं आता। फिर आगे जहाँ रूम के बाहर याओ तो ज्ञान के साथ में टेनिस प्ले कर रही होती है और ज्ञान कहता है फूफैन तुम लूजर हो और लूजर को प्यार नहीं मिल सकता, देखो 3 दिन तो पूरे होने वाले हैं। तो याओ कहती अंकल फू बहुत ही अच्छे, मेरी बहुत ही केयर करते ही बुरे पर्सन, लूजर तो नहीं है, लेकिन अंकल फू मुझे घर जाना तो होगा ना, मेरी माँ तो मेरा वेट कर रही है। अब वो चाहती कि तभी गुस्से में युतांग तो याओ को धक्का मार देती है। तभी फूफैन तो याओ को उठाता है कि युतांग गुस्से में कहती क्या तुम दोनों मैन पागल हो चुके हो कि तुम इस पागल से प्यार करते हो, इसमें ऐसा क्या खास है। और वो याओ की बुराई करती है कि तभी गुयान उसके लगा देता है और चिल्लाते हिम्मत कैसे याओ को धक्का देने की। कि याओ कहती है ये आंटी मुझ पर इतनी गुस्सा क्यों है। और तभी ज्ञान गुस्से में कहती क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हें नहीं पता कि याओ तुम्हारे दुश्मन की वाइफ है। तो ज्ञान कहता चुप रहो, तुम जानती हो ना कि याओ इनोसेंट है, उसकी गलती नहीं है। अब युतांग तो बहुत ही गुस्सा आती है और जेलस कहती ठीक है तो आज मैं इसे खत्म ही कर देती हूँ। कि तभी फूफैन तो युतांग को रोक लेता है। अब इस सीन को देखते याओ के सिर में काफी तेज दर्द होता है और उसे तो पास्ट की बातें यहाँ पर याद आ जाती है जब पहली बार फूफैन ने इसी तरह से तो युतांग से याओ को बचाया था। वो फूफैन के हाथों को देखती कहती आप ठीक तो हो ना। कि वो कहते याओ तुम्हें सारी बातें याद आ गई। तो याओ कहते हैं मुझे सारी बातें याद आ चुकी हैं, आप मेरे पति हो और हमारी फैमिली है ना। अब फूफैन बहुत ही खुश होता है और युतांग कहती से सारी बातें याद कैसे आ सकती हैं। तो अभी गुयान सोचता है फूफान मैं तुमसे तो हार चुका हूँ और कहता है युतांग पूरे लाइफ में क्या तुम बैड पर्सन बन के थकी नहीं हो, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ अच्छा बनने में। और वो तो युतांग को अपने टेस्ट कर लेता है, कहता है तुम्हें काफ़ी थकान हो रही, अब से तुम सारी मेरी बातें सुनोगी। अब युतांग पर यह असर हो जाता है और वो कहती याओ फूफैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना मेरी सारी गलतियों के लिए, आई होप कि तुम हमेशा से अब हैप्पी रहो। और तभी ज्ञान कहता है युतांग अब हमारी जेल जाने की बारी तो आ चुकी है। कि तभी यहाँ पर पुलिस आते हैं और ज्ञान को अपनी मिस्टेक का यहाँ तो पछतावा होता है और यहाँ उसकी तो गिरफ्तारी हो जाती है। और फूफैन कहते हैं वाइफ भी फाइनली हम फिर से मिल गए और यहाँ दोनों तो बहुत ही खुश होते और ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो जाता है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।